साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, राजस्थान कला एवं संस्कृति इतिहास ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा चलाई जाती है कक्षाओं में। ये 10th क्लास की एक पुस्तक है और आप ज़्यादातर परीक्षाओं में देखें तो इसी पुस्तक से प्रश्न आते हैं। तो इसलिए हमने ये सोचा है कि अभी हम ये थॉट करते हैं कि इसी पुस्तक से वीडियो बनाई जाए और वस्तुनिष्ठ भी साथ में बनाएंगे और इसी पुस्तक से, ताकि ऑथेंटिक बुक है और आपके लिए कोई समस्या भी नहीं हो। चलिए शुरू करते साथियों। देखिए, राजस्थान संस्कृति इतिहास कक्षा 10 और चैप्टर वाइज शुरू करते हैं क्योंकि ये प्रश्न आएगा, ये बात तय है। देखिए, आप देख सकते हैं इस बुक के जो सारणी देख सकते हैं। राजस्थान का इतिहास, एक परिचय, राजस्थान का प्रमुख संत, लोक देवता, राजस्थान के उत्सव, राजस्थान के वस्त्र आभूषण, चित्रकला, पूरा राजस्थान मतलब जो रीड का है पूरा का पूरा इसमें दिया हुआ है। चलिए साथियों शुरू करते हैं। शॉर्ट में लेने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा आपका बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, परंतु फिर भी इम्पोर्टेंट जो भी है देख लेते हैं। राजस्थान का इतिहास, एक परिचय। तो देखिए ये शुरू करते चलिए। देखिए 1949 से पूर्व राजस्थान नाम किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग को राजपूताना शब्द का नाम दिया। देखिए सवाल यहीं से बन गया है। जॉर्ज थॉमस 1849 में जॉर्ज थॉमस, माफ कीजिएगा 1800, हाँ बिल्कुल 1800 में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग का नाम राजपूताना दिया। ध्यान रखिएगा, किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने। और 1800 में क्या दिया? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद 1829 में एनल्स एंड एंटिविटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम रायथान या राजस्थान रखा। तो 1849 में, देखिए 1800 में जॉर्ज थॉमस ने तो कहा राजपूताना, 1849 में जो कर्नल टॉड थे उन्होंने एनल्स एंड एंटिविटीज़, इनकी पुस्तक का नाम था, ध्यान रखिएगा, एनल्स एंड एंटिविटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल टॉड ने रियासत को ये 1829 में इस पुस्तक में प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश के विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। ध्यान रखिएगा, ये हो गया। आगे देखते हैं। प्राचीन साहित्य व अभिलेखों से वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र के भिन्न नाम मिलते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, ये सवाल आता रहता है। देखिए ऋग्वेद में भी कहा गया है मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि। मरु और धन्व दोनों एक ही अर्थ है। इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के लिए किया गया। जोधपुर पहले मरु, फिर मरुवार और अब कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। जांगल प्रदेश उस क्षेत्र के लिए किया गया है जहाँ शमी और पीलू आदि होते थे। बीकानेर व नागौर के आसपास के क्षेत्र को जांगल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा साथियों। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा, मरु मारवाड़ ये सब जोधपुर के लिए, और जांगल प्रदेश बीकानेर व नागौर के लिए कहा जाता है। ज़्यादातर बीकानेर के लिए कहा जाता है जांगल देश। आगे देखते हैं। ये देखिए मत्स्य, जिनका नाम, ये अलवर वाला क्षेत्र है, मत्स्य आसपास का क्षेत्र। महाभारत का एक राज्य हुआ। जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत। इसकी राजधानी विराटनगर थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र सटे हुए क्षेत्र, धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग पर सूरसेन राज्य सम्मिलित थे। ये एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। मथुरा सूरसेन आपको पता ही होगा साथियों, उग्रसेन वहाँ के राजा थे। कृष्ण भगवान वहाँ पे बिल्कुल वहीं से संबंधित है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित अन्य क्षेत्रों में माही नदी के पास का क्षेत्र प्रतापगढ़ भूभाग कांठल कहलाता है। ध्यान रखिएगा, माही नदी के पास वाला जो प्रतापगढ़ का क्षेत्र है वो कांठल कहलाता है, क्योंकि ये क्षेत्र माही नदी के कांठे पे स्थित है। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को 56 का मैदान कहते हैं। साथियों अगर ये आप पढ़ ले तो बाद में गाइड पढ़ने की इतनी कोई विशेष आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे सवाल है, बहुत ही अच्छे सवाल है। मतलब जो गाइड्स में होते थोड़ा विस्तृत हो सकता है, परंतु इंपॉर्टेंट सवाल यहीं से आते हैं। ध्यान रखिएगा, 56 गांवों का समूह, प्रतापगढ़ ये और बांसवाड़ा। 56 का मैदान ये है और 56 का पठार एक अलग है। 56 का मैदान, ये मैदान कहलाता था प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। आगे देखते हैं। भैंसोरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र के कारण ऊपरमाल नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा,
एक एक सवाल साथियों, लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें। बेसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र, बेसरोडगढ़ से बिजोलिया का क्षेत्र पठारी होने के कारण इसे ऊपर माल कहा जाता था, ऊपर माल के नाम से जाना जाता था। जैसलमेर का प्राचीन नाम मान था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता था। कोटा बूंदी प्रदेश का हाड़ौती और शिकर झुंझुनू सुरू शेखावटी। ध्यान रखिएगा, देखिए ये तो सबको, शेखावटी का तो ज़्यादातर सबको पता है, काफ़ी प्रसिद्ध है। हाड़ौती कोटा बूंदी भी प्रसिद्ध है। ये थोड़ा जैसलमेर का मांड वाला एक तो याद रखिएगा, और डूंगरपुर बांसवाड़ा का बागड़ कहलाता था, बागड़। और ये इधर है ना बागड़ कहलाते हैं, पाली, और ये बागड़ कहलाते हैं, ये बागड़ कहलाते हैं। इतिहास का विभाजन देखिए 3 युग में किया गया है, प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्राक ऐतिहासिक काल में राजस्थान, हम साथियों मैंने ये पार्ट पूरा पढ़ लिया है पहले ही, तो अब मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। मैं आपको पूरा विस्तृत नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे आपका भी समय खराब होगा, और कोई इससे लाभ होना चाहिए, हर चीज़ से लाभ होना चाहिए, तभी वो महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं आपको बहुत शॉर्ट्स में बता रहा हूँ, ताकि जो इम्पोर्टेंट मैंने देखे हैं, पहले ही पढ़ लिया है पार्ट, हमने पहले भी पढ़ा और अब वापस तैयारी के लिए पढ़ा आपके लिए, तो देख लेते हैं। चलिए देखिए मानव सभ्यता, ये चलिएगा आगे देखते हैं। पूर्वी पाषाण काल, और ये देखिए पूर्वी पाषाण काल राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ है निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यह विभिन्न क्षेत्रों में उत्खननों से क्वार्ट्जाइट पत्थर के वेदन, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट आया कि कौन से पत्थर प्राप्त हुए, तो आप ध्यान रखिएगा क्वार्ट्जाइट पत्थर प्राप्त हुए, और अनेक उपकरण भी प्राप्त हुए। आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 में हैकट महोदय, ये देखिए सीए हैकट ने सर्वप्रथम जयपुर व इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई पाषाणकालीन हस्त कुठार निकाली। ये साथियों सवाल आता है। 1870 में सी ए हैकट ने जो सर्वप्रथम जयपुर व इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार, मतलब हस्त कुठार यानी हैंड एक्स, जो कुल्हाड़ी होती है, खोज निकाली। कुछ समय बाद सैटर्न कार ने झालावाड़ से इसी प्रकार के उपकरण खोज निकाले। इसके बाद योजनाबद्ध उत्खनन से धीरे धीरे देखिए ये सब होता गया, और अब देखिए मध्य पाषाण काल, कर्मिक विकास की कहानी दूसरी कड़ी राजस्थान में प्रागैतिहासिक काल है। अब देखिए इसके बाद ब्लेड, इग्रेवर, ट्राइंगल और ये हथियार मिले। आगे देखते हैं राजस्थान धातु काल भी देख लिया। देखिए धातु काल में ये देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो कौन कौन सी सभ्यता है वो देखिए। राजस्थान में ताम्रकालीन कौन कौन सभ्यता देखिए, गणेश्वर एक तो मिला है, सीकर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, गिलून, राजसमंद, आहड़, झाड़ोल, उदयपुर, और देखिए गणेश्वर सीकर है, कालीबंगा हनुमानगढ़ है, गिलून राजसमंद है, और आहड़ और उदयपुर, ये सब ये देखिए आहड़ उदयपुर, पिंड पंडल या चित्तौड़ है, कुराड़ा नागौर है, सबाणिया। ये सवाल साथियों आपको पता है कैसा आता है, ऐसा आता है, ये पुगल कहाँ पर है, ऐसा आता है, पुगल बीकानेर में है, कुराड़ा नागौर में है, नंदलालपुरा किरडोद ये छिंदवाड़ा जयपुर में है, एलाना जालोर में है, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है, एलाना जालोर ध्यान रखिएगा, और कोल मोहोली सवाई माधोपुर मल्ला भरतपुर में है। ये साथियों ताम्र के लिए है। अब देखिए लोह काल भी है इसमें। लोह काल में कौन कौन है, ये देखिए राजस्थान में नोह भरतपुर है, देखिए नोह भरतपुर। अब दूसरा नाम लिखा है जोधपुरा, तो जोधपुरा से कई कंफ्यूज होते हैं, वो जोधपुर के जोधपुरा स्थान कहाँ पर है, तो वो जोधपुर लिख देते, तो ये गलत है, जोधपुरा जयपुर में है। सुनारी, झुंझुनू, रेड टोंक आदि स्थानों से लोह संस्कृति के हथियार प्राप्त हुए हैं। देखिए टाटा नगर की देखिए रेड, ये देखिए ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेड को तो लोह सामग्री के प्रचुरता के कारण राजस्थान का टाटा नगर की संख्या दी गई है, ध्यान रखिएगा। टाटा नगर, टाटा की कंपनी आपको पता होगा, और उसके जो पहले चेयरमैन थे अभी कुछ समय पहले साइरस मिस्त्री, वो की मृत्यु हो गई कार एक्सीडेंट में। राजस्थान की सभ्यता, अब देखिए राजस्थान की सभ्यता, कालीबंगा प्राचीन द्रस्वती सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। प्राचीन द्रस्वती सरस्वती नदी घाटी प्राचीन, अब घग्गर कहते हैं उसको। हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई, से भी प्राचीन है। राजस्थान के हनुमान जिले में स्थित ये सभ्यता आज से 6000 वर्ष से अधिक प्राचीन है। इस स्थल कालीबंगा नाम से खुदाई के दौरान काली छुड़ियों के कारण पड़ा, ध्यान रखिए किस लिए, काली छुड़ियों के कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। सर्वप्रथम ये देखिए सवाल तो ये आता है,
सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। तत्पश्चात 1961-62 बीबी लाल एवं बी के थापर ने द्वारा उत्खनन कार्य कराए। सर्वप्रथम ध्यान रखिएगा 1952 में अमलानंद घोष ने इनकी खोज की। उत्खनन कार्य किसने कराया? 1961-62 बीबी लाल और बी के थापर ने द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन से इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। प्रथम स्तर से तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है, वह तीसरे व चौथे 5वें स्तर सभ्यता हड़प्पा के समकालीन है। अब देखिए कौन से भागों में बटा, एक तो प्राक और हड़प्पा सभ्यता, एक तो प्राक यानी पहले का और बाद में। ये देखिए सवाल तो साथियों ये आया, देखिए कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों की धूप पकाकर प्रयोग किया गया। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन व उनके अवशेष पतले और हल्के थे तथा उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव था। ध्यान रखिएगा, उत्खनन से प्राप्त ये अवशेष पतले थे, बर्तनों का रंग लाल व जिन पर काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई। यहाँ जूते हुए खेत, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जूते हुए खेत के अवशेष कालीबंगा में मिले हैं। और ये भी देखिए पता चल रहा है कि ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। कालीबंगा के कब्रिस्तान में यहाँ के निवासियों के शवाधान व पद्धतियों की जानकारी मिलती है। साथ ही बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। बच्चे की खोपड़ी कंकाल में 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी का इलाज का प्रमाण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवनकुंड, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मोहर का हड़प्पा सभ्यता का विशेष अपना स्थान है। अब देखिए आहड़ सभ्यता। आहड़ उदयपुर में है, ये याद रखिएगा। सबसे पहले तो आप जिला याद रखिएगा कहाँ से है। और ये आयड नदी है, उसके पास है उत्खनन। 4000 पुरानी पाषाण धातु योगिनी है सामने है। यह सभ्यता टीले के नीचे दबी उत्पत्ति प्राप्त हुई, जिसे धूलकोट यानी धूल मिट्टी का टूला कहते हैं, टीला। सर्वप्रथम 1953 में ध्यान रखिएगा अक्षय कीर्ति व्यास व उनके बाद रतन चक्र आर.सी. अग्रवाल ने और एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में कार्य करवाया। ध्यान रखिएगा 3 है इसमें आहड़ में, एक तो अक्षय कीर्ति व्यास और रतन चंद्र अग्रवाल और फिर एच.डी. सांकलिया। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुकाई ईंट और पत्थरों के प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे। इसके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर प्रमाण मिला है आहड़ में। उत्खनन मिट्टी का सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति के केंद्र मानते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवर्ती नगरी भी है। ध्यान रखिएगा ताम्रवर्ती नगरी, टाटा नगर को रेड तो कहते हैं, ये ताम्रवर्ती है। यहाँ औजार और उपकरणों के अत्यधिक उपयोग के कारण रखा गया है। गिलुंड सभ्यता देखिए, राजसमंद जिले के स्थित गिलुंड कस्बे के बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी ये सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या कहते हैं इसको, ये ध्यान रखिएगा। राजसमंद में, गिलुंड तो राजसमंद में है, ये बनास नदी के तट के 2 टीलों और फलस्वरूप आहड़ की संस्कृति जुड़े के सभ्यता, इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। तत्पश्चात 1998 से 2003 के मध्य पूना के डॉक्टर V.S. शिंदे व पेनिसिलिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रो ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। उत्खनन के ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ध्यान रखिए किसके उत्खनन किया गया, ये गिलुंड सभ्यता में मध्य पूना के डॉक्टर V.S. शिंदे व पेनिसिलिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल। देखिए ज़्यादातर तो पूछा जाता है कालीबंगा आहड़ का, इनका कभी पूछे नहीं गए, गिलुंड का पर याद रखिएगा क्योंकि जो कभी नहीं आया वो अब आ सकता है। मध्य पूना के डॉक्टर V.S. शिंदे व पेनिसिलिया के विश्वविद्यालय डॉक्टर अमेरिका से ये ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में उत्खनन किया गया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या प्राप्त हुआ, देखिए एक तो आहड़ में ईंटों, आग में पकाई गई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलुंड में इनका प्रचुर प्रयोग है। देखिए ये फर्क है, आहड़ में नहीं हुआ है और गिलुंड में हुआ है। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर कोठारी नदी के तट पर है और डॉक्टर V.N. मिश्र ने 1967 से 70 तक ये उत्खनन कार्य किया था। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल के ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं, अवशेष पर। ध्यान रखिएगा बागोर किसके, कोठारी नदी, और कोठारी और किसने किया, V.N. मिश्र ये की है, अच्छा है याद रह जाएगा।
जो 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। बागोर के तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख स्थल। अब देखिए गणेश्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता है। गणेश्वर नीम का थाना सीकर कांतली नदी के किनारे, ध्यान रखिए। ताम्र युग की महत्वपूर्ण रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल ने इसका वो उत्खनन किया। 2800 ईस्वी पूर्व के सबूत मिले हैं। तांबे अधिक मिला है, तांबा, और 99% जो तांबे प्राप्त हुए उसमें 99% तांबा है। गणेश्वर को भारत में, ध्यान रखिए गणेश्वर को क्या कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल आ जाए कि किसे भारत में ताम्र सभ्यताओं का जननी कहा जाता है तो गणेश्वर को कहा जाता है। यहाँ तांबा हड़प्पा मोनजोदड़ो को भी भेजा जाता था, मतलब यहाँ से बेचा जाता था, आगे जाता था। अन्य महत्वपूर्ण सभ्यता देखिए क्या क्या है। भीनमाल जालोर में सभ्यता महत्वपूर्ण है। यहाँ पे भी RC अग्रवाल ने उत्खनन कार्य करवाया था। इसके बाद एक रोमन, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सवाल आ सकता है। सवाल ऐसा आता है, देखिए ये सवाल बनता है यहाँ पर कि रोमन एम्फोरा यानी सूरा पात्र जो होता है और यूनानी सुराही मिली है शराब के लिए, तो विदेशी व्यापार के केंद्र होने की पुष्टि करती है। और भीनमाल का प्राचीन नाम स्त्रीमाल था, ध्यान रखिएगा। और रोमन एम्फोरा और जो सुराही है यूनानी, वो वहां से मिली है, जालोर से। इसी प्रकार इसरवाल उदयपुर, अब देखिए इसरवाल कहाँ आया हुआ है, तो उदयपुर में। इसरवाल सभ्यता कौन से जिले संबंधित है, आप लिखिएगा उदयपुर से। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराट, जयपुर के बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल का अवशेष प्राप्त हुए। दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाश नाथ जी दीक्षित जैसे विद्वान उत्खनन में हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए बैराट से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ में अवशेष प्राप्त हुए। बैराट के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ, ध्यान रखिएगा। भाब्रू अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ, अशोक का बैराट में। अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। अब बालाथल उदयपुर में VN मिश्र ने करवाया यहाँ पर, और ताम्र युगीन सभ्यता थी, हड़प्पा संपर्क था इसका। इसके अतिरिक्त देखिए कौन है, रंगमहल हनुमानगढ़ है, ओजियाना भीलवाड़ा है। ये सवाल ऐसे याद है, कई कई तो सरल आ जाता है। देखिए रंगमहल जैसे कहाँ है, हनुमानगढ़ में। ओजियाना कहाँ है, भीलवाड़ा में। नगरी कहाँ है, चित्तौड़। बरौर गंगानगर में। बरौर तिलवाड़ा बाड़मेर में। जोधपुरा जयपुर में। ये सुनानी, झुंझुनू, नोह, भरतपुर, नगर टोंक आदि प्राचीन सभ्यता अवशेष मिले हैं। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखान व डेरा चक 64 से मिले। किसके, हड़प्पा सभ्यता के। ये राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता के पूर्व के बाद भारतीय वैदिक सभ्यता का प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर ये अनूपगढ़ मिले, तरखान में मिले और डेरा चक में मिले। महाकाव्यों में राजस्थान के आदियों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब श्री राम और रावण के युद्ध के समय दक्षिण सागर ने अपने सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया, तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ वस्त्र राजस्थान की ओर ही फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान मरुस्थल। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित, ये प्रमाणित हो ही जाता है। तो आपको पता होगा साथियों, समुद्र ने जब रास्ता देने से मना कर दिया था और पुल बनाने के लिए सहयोग नहीं किया, तो भगवान श्री राम ने अपना जो बाण संधान किया था और कहा था कि इस समय तुम्हें सुखा दूंगा। तब समुद्र ने विनती की थी कि मैं क्षमा चाहता हूँ। तब भगवान श्री राम ने वो बाण कथा के अनुसार इस हमारे राजस्थान की ओर फेंक संधान कर दिया था, जिससे यहाँ पर मरुस्थल हो गया। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान में जांगल देश बीकानेर में कौरव पांडव राज्य के अधीन था। मत्स्य राज्य उनका मित्र था, अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष भेद बदलकर मत्स्य में ही दरबार में विराट के महाभारत के युद्ध में विराट की सेना ने पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। और विराट की पुत्री उत्तरा थी, जिसका विवाह आपको पता अभिमन्यु के साथ हुआ था। और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित। भारतीय इतिहास में भांति महाभारत के युद्ध पश्चात महात्मा बुद्ध के समय का अधिकांश समय अंधकारमय है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने पर्याप्त पुरातत्व ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। अब देखिए राजस्थान के जनपद बहुत है राजस्थान में, कुल मिलाकर 16 जनपद थे, महाजनपद। उनमें राजस्थान में भी जनपद, राजस्थान के कुरु है, सुरसेन है, अवंती जनपद थे। राजपूतों की उत्पत्ति, ये साथियों अगले हम चैप्टर में पढ़ेंगे। आप जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, धन्यवाद। और आपको ये क्लास कैसे लगी, आप ऐसी रेगुलर चाहते हैं या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से क्लास चाहते हैं, आप जरूर बताइएगा, धन्यवाद।